प्रतिष्ठान के कई कार्यक्रमों से आप में से कुछ लोग परिचित रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में हम उस काम को व्यवस्थित ढंग से नहीं कर सके और ये बड़ी खुशी की बात है कि इसका प्रारंभ हिंदी के विख्यात उपन्यासकार लेखक श्री विष्णु बलदेव वैद्य के नाटक पाठ से हो रहा है। वे साहब को ज़्यादातर लोग कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में जानते हैं, पर उनका एक नया रूप भी लोगों के सामने आएगा और इसकी हमको बहुत खुशी है कि हम उनके नाटक के पढ़े जाने का आयोजन आज कर सके हैं। हमने जब उनसे निवेदन किया कि वो आपने कोई नया नाटक लिखा हो या लिख रहे थे तब इसकी सूचना थी, पर जब पूरा हो गया तो हमने कहा कि अगर आप प्रतिष्ठान के आयोजन नई संवेदना, नई सेंसिबिलिटी का एहसास उनकी रचना से, उनके इस नाटक से आपको होगा। इसके पहले कि वे साहब अपना नाटक पाठ शुरू करें, मैं कृष्णा जी से निवेदन करूंगा कि वो उनको मैं वे साहब से अपनी दिली खुशी और कृतज्ञता का इजहार मैं जरूर करना चाहता हूँ। नेमिन जी से बहुत पुरानी जान पहचान और प्यार है और ये मुझे भी बहुत खुशी है कि उन्हीं की संस्था के तत्वाधान में ये नया नाटक पढ़ रहा हूँ। नाटक शायद 2 या 2.25 मैंने पहले भी लिखे हैं। एक तो कभी हुआ नहीं, न ही छपा है कहीं और न ही शायद मैं उसको छपने दूंगा। वो बहुत पहले की बात है, 57 में लिखा था। उसका नाम भी उस वक्त अजीब था, कई नाम हुए। दूसरा जो था वो छपा भी था कल्पना में और हुआ भी था यहाँ, जब मैं दिबाचों में, भूमिकाओं में हमेशा ये नारा लगाते थे, ड्रामेटाइज ड्रामेटाइज ड्रामेटाइज। उनके उपन्यास में सीन केंद्रित थे, जिनको वो सीन कहते हैं, और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो नाटक लिखें और उन्होंने लिखे। उनको वो बहुत कर्मठ आदमी थे। 5 नाटक लिखे, 5 असफल रहे, बुरी तरह उनको घूट किया गया और फिर उसके बाद उन्होंने नाटक नहीं लिखे, लेकिन नाटकों से जो सीखा वो अपने अंतिम दौर के उपन्यासों में खूब रचाया बसाया, जिसमें एम्बेसडर्स, द गोल्डन बॉल, द विंग्स ऑफ द डव, ये 3 जो उनके महान उपन्यास हैं, ये नाटक फेल होने के बाद भी बने। मैं अब उस असफलता का इंतजार नहीं कर रहा, मैं अपनी एक एलोग्राइसी किया। दूसरी एक छोटी सी बात कि आप देखेंगे कि इसमें किसी का सिर्फ मजबूरी के तौर पर करना चाहिए या किसी खास उद्देश्य से। तो अब जिस किस्म के पात्र मैंने लिए हैं उनको मैंने अंग्रेजी जानते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए कि वो इस चीज़ का मजाक उठा रहे हैं। लड़खड़ाता हुआ मुझे नाटक पढ़ना। शीर्षक है भूख आग। पात्र हैं मम्मी, बच्ची, पापा, बुढ़िया, भूखी बच्ची, बूढ़ा और कुछ भूखे लोग। भूख आग है। पहला दृश्य, एक खाते पीते घर के खाने पीने का बड़ा भद्दा सा कमरा, कीमती बदसूरत फर्नीचर, क्रॉकरी, पर्दे, दीवारों पर बेज़ौक तस्वीरें जो ज़्यादा कीमती भी नहीं, मिठाइयों, समोसों, बिस्कुटों वगैरह की भरमार, इतनी कि कम से कम कुछ दर्शकों को उबकाइयाँ आ जाएं। पापा और मम्मी खा पी रहे हैं, बच्ची शायद खा पी चुकी है और खाने की मेज पर ही झुकी हुई एक कॉपी में कुछ लिखने की कोशिश कर रही है। इतवार का दिन है, सुबह के 11 बजे हैं। पापा की उम्र 35-40, मम्मी की 30-35, बच्ची की 12-14। मम्मी बोलने से पहले तकरीबन हर बार कुछ न कुछ उठाकर मुंह में डाल लेती है, मानो खाली मुंह बात करना उसके लिए असंभव है। जो कुछ वो कहती है खुराक से लथपथ सा होता है। इतना होमवर्क, छोटी सी बच्ची पर इतना बोझ, बेचारी आराम से कुछ खा पी भी नहीं सकती। इसका स्कूल, बच्ची,
मम्मी मैं खा पी चुकी हूँ, मुझे अपने ऐसे पर मम्मी इसका स्कूल चेंज करवा दो। पापा डार्लिंग सब स्कूल एक जैसे। मम्मी तो अपना एक स्कूल क्यों नहीं खोल लेते। पापा इस धंधे में कमाई तो है डार्लिंग, लेकिन कम, कोई खास ज्यादा नहीं, कोई खास फायदा नहीं। मुझे मोटा माल चाहिए, बिग मार्जिन, बिग प्रॉफिट। मम्मी तुम्हें तो बस हर वक्त फायदे की पड़ी रहती है पापा, और तुम्हें बस खाने पीने की। बच्ची आप दोनों मुझे डिस्टर्ब करते रहेंगे तो मेरा होमवर्क। मम्मी इतना होमवर्क, और वो भी हिंदी में। अब हिंदी भी कोई सब्जेक्ट रह गया है आजकल के ज़माने में, इसीलिए मैं कहती हूँ इसकी हिंदी मैडम को हटवा दो। बच्ची नहीं पापा प्लीज़ ऐसा मत करना, मेरी हिंदी मैडम बहुत क्यूट है, वो तो हिंदी की लगती ही नहीं, बहुत स्मार्ट है एकदम। आई लव पापा। बिटिया मैं किसी दिन तुम्हारे स्कूल जाकर उससे मिलूंगा, उससे बात करूंगा, कहूँगा इतना होमवर्क न दिया करे, और मम्मी खबरदार जो तुम उससे मिले तो मैं मर गई हूँ, ये काम मेरा है, मैं मिलूंगी उससे। बच्ची नो मम्मी प्लीज नो, तुम मत मिलना उससे। मम्मी क्यों? मैडम डर जाएंगी। मम्मी डर जाएंगी? क्या मैं डायन हूँ? पापा हंसते हुए, वो तो तुम हो माय डार्लिंग डायन। मम्मी हंसते हुए, और तुम क्या माय डार्लिंग डाकू। बच्ची हंसते हुए, वाह क्या बात है, माय डार्लिंग मम्मी पापा, कितने क्यूट निक नेम्स है। मैं हिंदी मैडम को बताऊं। मम्मी उसका नाम मत लो बेटिया, पता नहीं क्या जादू कर दिया है उसने इस भोली भाली बच्ची पर। बच्ची मम्मी वो बहुत क्यूट है, मम्मी मैं किसी दिन उसे भी खा जाऊंगी कच्चा। बच्ची मम्मी प्लीज नो, आई लव माई हिंदी मैडम। पापा माई डार्लिंग बिटिया। मम्मी पापा की नकल उतारते हुए, माई डार्लिंग बिटिया। बच्ची आप लोगों को जोक सूझ रहे हैं और मुझे अपना होमवर्क करना है। पापा हम अपनी बिटिया के लिए एक ऐसा ट्यूटर रख लेंगे जो सारा होमवर्क फटाफट कर दिया करेगा। मम्मी नेवर, ट्यूटर से तो कंप्यूटर बेटर, सेफर। पापा हम अपनी बिटिया को कंप्यूटर भी ले देंगे, ट्यूटर भी। मम्मी कंप्यूटर यस, ट्यूटर नो, नेवर, ट्यूटर बदमाश होते हैं ऑलवेज। मेरा एक ट्यूटर होता था वेरी बैड। पापा अच्छा ये बात, माय डार्लिंग क्या मतलब? बच्ची हाँ मम्मी अभी से क्या मतलब? मम्मी नेवर माइंड। बच्ची मम्मी प्लीज, मम्मी बस तुम्हारे पापा बहुत बदमाश हैं। पापा तुम्हारे उस ट्यूटर की तरह मैं उस बास्टर्ड का पता लगाऊंगा। बच्ची गा कर, पापा इज जेलस। मम्मी अपनी बिटिया की मैरिज पर डोरे डालना चाहते हो? कुछ तो शर्म करो। बच्ची डोरे डालने का मतलब? पापा बिटिया तुम अपना होमवर्क करो। बच्ची मैं हिंदी मैडम से पूछ लूंगी मतलब इस फ्रेज का। मम्मी इस पगली पर तो हिंदी मैडम का भूत हुआ है पापा, और तुम पर अपने उस ट्यूटर का। बच्ची मेरा ऐसे कैसे कंप्लीट होगा? पापा मम्मी से खा खा कर तुम्हारी अकल गोटी हो गई मम्मी, और तुम्हारी कमा कर। पापा अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो तुम खाओगी। मम्मी कमाओ चॉकलेट, केक, चॉकलेट, पेस्ट्रीज, पिज्जा, केंटकी फ्राई, हैमबर्गर, फ्रेंच फ्राई, चिकन चाउमिया, पुडिंग, चिकन टिक्का, टार्ट, बोलो क्या खाओ? बच्ची एवरीथिंग। मम्मी शाबाश बिटिया। बच्ची लेकिन पहले मुझे ये बताओ पापा भूख होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? मम्मी लेकिन तुम्हें करना क्या है इस सबका? बच्ची हिंदी मैडम के लिए भूख पर ऐसे लिखना है, कल देना है। मम्मी भूख पर ऐसे? बच्ची मम्मी प्लीज तुम चुप खाती हो, चुपचाप खाती हो। पापा पापा बेटिया तुम खाओ पियो मौज उड़ाओ अपनी मम्मी की तरह, तुम्हें भूख की चिंता क्यों? वो तो तुम्हारे दुश्मनों को, वो हो तुम्हारे दुश्मनों को। बच्ची वो तो ठीक है पापा, मुझे ऐसे तो लिखना ही लिखना है। हमारी हिंदी मैडम अंग्रेजी भी बोलती है फट, वो गौचू नहीं, आई मीन शी इज वेरी स्मार्ट। पापा उसका फोन नंबर है तुम्हारे पास? मम्मी खबरदार। पापा अरे बाबा मैं उससे बात करना चाहता था कि वो क्यों? मम्मी अरे हट, मैं सब जानती हूँ, तुम उससे फ्लर्ट करना चाहते हो। बच्चे कहते हैं, और वो बुक तुम्हारे सामने बैठी है, तुम्हारी मम्मी एपिटाइट की खाती पीती हट्टी खट्टी तस्वीर। बच्चा बच्ची पापा प्लीज बी सीरियस, मुझे ये ऐसे कल देना है। पापा अपने ही धुन में, अजीब बात है हिंदी में इस भूख के लिए अलग कोई वर्ड ही नहीं, एपिटाइट को भी भूख,
हंगर को भी भूख, घोली गली एक बराबर, हमारी बेचारी हिंदी में। अजीब बात है कि नहीं? मम्मी, माय डार्लिंग डाकू, ये तुम किधर बहक गए? बच्ची, पापा मुझे हंगर वाली भूख पर ही ऐसे लिखना है, एपिटाइट वाली पर नहीं। बताओ ना वो वाली भूख क्या होती है? पापा, बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे इस पॉइंट पर सोचने दो। सोचते हुए, ये पॉइंट शायद ही पहले किसी को सूझा हो। हिंदी में, बेचारी हिंदी में, एपिटाइट और हंगर के लिए एक ही वर्ड। मैं इस पॉइंट का पेटेंट बनवा लूंगा और फिर इसे एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सप्लॉइट करूंगा, लोगों को लूटूंगा। मम्मी, माय डार्लिंग, नहीं, शायद इसलिए कि हंगर और एपिटाइट का डिफरेंस ही नहीं रहा। साबित हुआ कि हिंदी हंगरी लोगों की जुबान है, इसीलिए तो जो लोग हंगरी नहीं वो अंग्रेजी ही बोलते हैं, उन्हें अंग्रेजी ही बोलनी चाहिए। डार्लिंग, ठेकेदार, डाकू। बच्ची, पापा प्लीज हंगर वाली भूख पर ऐसे। मम्मी, मैं उस हिंदी मैडम का कीमा बनाकर उसे। बच्ची, बट आई लव हर। पापा, बिटिया तुम्हें इस टॉपिक पर नहीं लिखना चाहिए। हंगर वाली भूख पर हंगरी लोग लिखे ऐसे हिंदी में, तुम्हें तो एपिटाइट पर अंग्रेजी में ही लिखना चाहिए। बच्ची, मुझे कल देना है ये ऐसे हिंदी मैडम को। पापा, तुम वरी मत करो, मैं कल तुम्हारे स्कूल जाकर। मम्मी, खबरदार पापा, तुम तो सचमुच की डायन हो। इसे किसने बताया? बच्ची, पापा ने। पापा, झूठी बिटिया। मम्मी, बोलो किसने बताया? बच्ची, मैं देख नहीं सकती क्या? बिटिया को स्कूल पसंद है ना? बच्ची, यस पापा। मम्मी, नकल उतारते, यस पापा। बच्ची गाकर, मम्मी इज जेलस। पापा, स्मार्ट बिटिया। मम्मी, मैं अपने लाल को उस स्कूल में नहीं भेजूंगी। पापा, क्यों? वो हिंदी मैडम, डैम हर, अब उस पर भी डोले डाल लेगी। बच्ची गाकर, मम्मी इज जेलस। मम्मी, मैं अपने लाल को कभी भूख पर ऐसे नहीं लिखने दूंगी। बच्ची, तो उस बुद्धू का नाम लाल होगा? मम्मी, खबरदार जो मेरे बेटे को बुद्धू कहा तो। पापा, स्मार्ट बिटिया। मम्मी, मैं अपने बेटे को हिंदी सिखाऊंगी ना हंगर का। आई थिंक शी कम्स फ्रॉम ए रिच फैमिली, लेकिन उसे हिंदी का भी नॉलेज है, हंगर का भी, अंग्रेजी का भी। शी इज क्यूट। पापा, इसीलिए तो मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, इसीलिए तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मम्मी, खबरदार। बच्ची, पापा मैं आपको उसका फ़ोन नंबर ला दूँगी, जैसे और सब काम होते हैं, जैसे इस महल के लिए ज़मीन मिली, जैसे तुमसे शादी हुई, जैसे तुम्हारे भाई का डाकू भी। मम्मी, मैं नहीं मानती। इन एनी केस मेरा लाल तो डाकू भी बनेगा, डायन भी। बच्ची, मैं तो डायन भी बनूंगा, डाकू भी। घर में डायन, बाहर डाकू। पापा, शाबाश। मम्मी, शादी किससे करोगे? बच्ची, ऑफ कोर्स डाकू से। पापा, जैसे किसी बड़े और हैंडसम डाकू से। पापा, स्मार्ट। मम्मी, नकल उतारते हुए, स्मार्ट। बच्ची गाकर, मम्मी इज जेलस। मम्मी, अगर डायन बनना है तो कुछ खाओ पियो, मोटी हो जाओ अभी से। बच्ची, मैं पतली डायन बनकर अपने बिटिया तो आखिर सूनर और लेटर अपने डाकू हस्बैंड के घर। बच्ची, क्वाइट पॉसिबल मैं शादी ना करूं हिंदी मैडम की तरह। मम्मी, उस डायन का इस पर भूत सवार। पापा, नहीं बेटी, मैरिज तो करनी ही होगी। बच्ची, अपनी धुन में। और मम्मी, जरूरी नहीं तुम्हें बेटा ही हो। मम्मी, क्या कहा? बेटिया तुम्हें टीज कर रही है। पापा, बच्ची, नहीं पापा मैं सीरियस हूँ। मम्मी, हमने एक फैशन मानो। बच्ची, हिंदी मैडम कहती है टेस्ट में लड़की निकले तो लोग एबॉर्शन करवा देते हैं। वो कहती है मम्मी, इस मैडम को डिसमिस करवा दो। पापा, वो ऐसी बातें क्यों करती है? बच्ची, बिकॉज शी इज स्मार्ट। क्यों? मम्मी, मैं किसी दिन जाकर उसकी क्यूटनेस का खचूंगा। बच्ची, मम्मी की नकल उतारते हुए, खबरदार। पापा, मम्मी हंसते हैं, हमारी प्यारी बिटिया। लंबा वक्फा। बच्ची, पापा, शाबाश। बच्ची, पापा अब और बातें बंद, बताओ भूख क्या होती है? हंगर वाली। पापा, भूख भूख हंगर भूख आइडिया, खाली पेट की पुकार। बच्ची, वेरी नीट पापा। पापा, अच्छा तो अब मैं चलूँ? बच्ची, नो पापा नो। मम्मी, कहाँ जाना है? ढाका डालने, असल में आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। बच्ची, उसे कैंसिल करना होगा। पापा, अगर बात बन गई तो मम्मी बनेगी क्यों बात? उसका बाप भी बनेगा, नहीं तो मैं उस बाप को भी खा जाऊंगा। बच्ची, लेकिन आज तो इतवार है पापा, बहुत शुभ दिन होता है इतवार, सब बड़े बड़े मुर्गे और गुर्गे घर बैठे मिल जाते हैं। बच्ची,
लेकिन मेरा ऐसे पापा बता तो दिया, खाली पेट की पुकार बच्ची। बट पापा वो इनफ नहीं, वो तो सिर्फ टाइटल हुआ। मुझे 3 पेज लिखने हैं, आप आज नहीं आज कहीं नहीं जाएंगे, बस ये मेरा ऑर्डर है। पापा तो ठीक है। मम्मी देखो बेटिया, पापा को जाने दो, यूँ फसूल नहीं होगी तो मुश्किल हो जाएगी, ऐसे तो मैं भी लिखवा सकती हूँ। बस ये सब चतुमा, इसे ही इंग्लिश में सर्कुलर रीजनिंग कहते हैं या शायद टॉटोलॉजी। मम्मी टॉन्ट की बात कह देना जिसका कोई मीनिंग ना हो, जैसे कि मम्मी की वो बात भूख है क्योंकि भूखे हैं, भूखे हैं क्योंकि भूख है। इस बात में से मीनिंग टाटा करके भाग गया, इसीलिए ये टॉटोलॉजी है। पापा रियल स्मार्ट। मम्मी मेरा लाल रियल से भी ज्यादा स्मार्ट होगा। बच्ची हिंदी मैडम कहती है बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। मम्मी उस हिंदी मैडम का भूत ये तो अभी से। बच्ची हिंदी मैडम कहती, मम्मी मैं कह भूख है क्योंकि पावर्टी है। बच्ची पावर्टी क्यों है? मम्मी क्योंकि लोग मेहनत नहीं करते। बच्ची लोग मेहनत क्यों नहीं करते? मम्मी क्योंकि वो कामचोर है। बच्ची वो कामचोर क्यों है? मम्मी क्योंकि वो मेहनत नहीं करते। बच्ची फिर टटोलॉजी नहीं चलेगी। पापा आप बताओ पावर्टी क्यों है? पापा सोचते हुए, पावर्टी है क्योंकि प्रॉपर्टी है। बच्ची मैं समझी नहीं। मम्मी मैं भी। पापा सोचते हुए, समझता तो शायद मैं भी नहीं। बच्ची तो फिर? पापा काश, पापा कहते हैं काश आज मेरे पापा होते। उन्हें भूख और पावर्टी के बारे में सब बड़े बड़े फार्मूले फर याद थे। बच्ची फार्मूले? पापा उन्हीं में से एक ये था, पावर्टी है क्योंकि प्रॉपर्टी है। बच्ची तो वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे? पापा हाँ बिटिया। मम्मी डार्लिंग ये उल्टी सीधी बातें बिटिया को क्यों? बच्ची तो वो आप लोगों की तरह डाकू और डाइन नहीं थे? पापा वो दोनों टीचर थे, तुम्हारी हिंदी मैडम की तरह। मम्मी उफ। बच्ची सच? मुझे पहले क्यों नहीं बताया मैं हिंदी मैडम को? मम्मी उफ। बच्ची फिर तो वो भी भूख पर ऐसे लिखवाते होंगे? पापा लिखवाते भी थे, खुद भी लिखते थे, ऐसे भी और गीत नाटक वगैरह भी, नारे भी लगाते थे, भाषण भी देते थे, जुलूस भी निकालते थे, भूख हड़तालें भी करते थे। मम्मी डार्लिंग अब और नहीं, मैं कहती हूँ नो मोर नॉनसेंस। वो खुद क्या पुअर थे? पापा पुअर तो नहीं थे लेकिन रिच भी नहीं थे। बच्ची पापा आपने भी कभी ऐसे लिखा था भूख पर? मम्मी क्यों बच्ची का दिमाग खराब कर रहे हो? बच्ची लिखा था पापा? पापा हाँ बिटिया। बच्ची वो आपको याद नहीं? पापा नहीं बिटिया। मम्मी बस अब और नहीं। बच्ची तुम्हें कहीं जाना है तो जाओ। मम्मी मुझे मज़ा आ रहा है। मम्मी अच्छा तो तुम दोनों बैठो मज़े लो, मुझे इन बेतुकी बातों और यादों में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं जा रही हूँ। पापा कहाँ? मम्मी केलों का कोटा पूरा करने। मम्मी जाती है। लंबा वक्त का। बच्ची आपको उन लोगों? पापा क्योंकि मैं अपने पापा मम्मी की तरह सपने नहीं देखना चाहता था, सोच की आवाज़ बड़ों की सी। बच्ची की सोच। भूख, खाली पेट की पुकार, हिंदी मैडम हैरान, ब्रिलियंट कहूँगी, मेरे पापा भी कहूँगी, मेरे दादा दादी आखिर तक सपने, हिंदी मैडम खुश कहेगी आई वॉन्ट टू मीट। भूख हंगर वाली लेकिन पापा डाकू। पापा पहले की तरह। मेरे पापा मम्मी टिप्पणी करना चाहें वो भी नहीं करना, आपको मानो सुनूंगा जरूर ध्यान से। आप सबका स्वागत है। आप में से जो चाहें वो अपने विचार, अपनी टिप्पणी, अपने सवाल रखें। स्पीड के साथ किया जाए। ऑफ कोर्स एक खास किस्म की जो एब्सर्डिस्ट शैली है उसमें लिखा गया है कनेक्टेड, लेकिन लैंग्वेज पर जो काम किया गया है वो बहुत विटी है। मेरा ख्याल है इट्स अ वेरी गुड स्टेट पीस। ऑफ कोर्स सम ऑफ द थिंग्स दैट सस्पेंस शुड बी देयर और टेंशन शुड बी देयर, उनको खास ख्याल रखना पड़ेगा प्रोडक्शन में फास्ट रख के, क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या है, रेपिटेटिव है, बट देयर आर प्लेज, फ्रेंच प्लेज एंड एब्सर्डिस्ट प्लेज ऑफ दैट काइंड व्हिच आर वेरी सक्सेसफुल। सो वैल साहब को बधाई। Put it on the stage because it is really very frightening what you have written.
कोई एडजेक्ट उन्होंने एब्सर्डिस्ट यूज़ किया, आपने ग्रोटेस्क किया, कुछ ना कुछ एडजेक्टिव शायद उसको चाहिए कॉमेडी कहने से पहले। और दूसरा ये है कि ये वैसे आप क्यों कह रही हैं कि दैट्स व्हाई इट शुड नॉट बी पुट ऑन द स्टेज, इट इज डिफिकल्ट। You have reflected an idea which I think would be very difficult. ये तो हो सकता है कि छोटी हो ऑडियंस, हाउ मेनी, लेकिन ऑडियंस एक ही तरह की अगर बनाते रहेंगे हम तो भीष्म जी का irony and the personification of book and the old song coming towards the end. ये तमाम मैं ये सोचता था मूवमेंट किस तरह से होगा, अभी भूल जाओ तो फिर प्लान से एक और रीडिंग करने से करना चाहिए। One can say to any creative piece of work at this stage is most welcome that it can new ground covered in a new idea, new approach. ताकि अगर इसको मज़ाहिया ढंग से न किया जाए, the irony of the situation and the requires a very that the actors must be extremely well trained and they do not give it up in a manner of speaking, whereas the conversation तो कथा में जो बातचीत हो रही है उसका एक मतलब उसका एक यथार्थवादी ढांचा तो है ही, हालांकि उसको वही बातचीत उस यथार्थवादी ढांचे को सबवर्ट कर रही है, लेकिन अभिनेता के स्तर पर शायद एक दूसरे किस्म का तनाव पैदा होगा कि वो बात जो कहेगा उससे शायद लोगों को हंसी आएगी, धीरे धीरे हंसी एक तरह की चीख में बदलेगी और बात है, लेकिन वो हंसी जो आएगी उसका जो फन है या विट है उसको करते समय बहुत संयम की जरूरत है कि अभिनेता या कि प्रस्तुति जो है वो उसको फास्ट न बना दे। मतलब if there were a Marathi producer, one will have to be extremely careful. Let's say, it can lapse into a farce, which is what it is not. It's a serious play. पढ़ भी नहीं सकता वैसे अदाकारी के साथ, तो पढ़ना भी नहीं चाहता था। बाकी ये ज़रूर है कि मुझे भी ये लगता है कि एक्टर को इसमें कॉमिक नहीं होना चाहिए, ऑडियंस ज़रूर हंसेगी, वो एम्बेरस सी हंसी होगी, वो हंसी इस तरह जैसे मुझे यहाँ भी लगा कोई ऐसी हंसी नहीं थी खिलखिला के हंसने वाली, वो यही हंसी क्योंकि जिसपे थोड़ी सी शर्म भी आए, थोड़ा सा तकलीफ भी हो और वो रिफ्लेक्स एक्शन भी होगा। वो ये दिखाने की कोशिश की है कि हाउ टेरिबली इनसेंसिटिव वी आर टू द रियलिटी ऑफ लाइफ। सारी चीज यही आपने जिंदगी का एक पहलू का बिल्कुल सच्चा खाका खींचा, और नहीं मैं वैसे भी ठीक से बोल रही हूँ, और इसको ये अगर ऑडियंस इसके ऊपर हंसती है तो मुझे ऑडियंस के ऊपर हंसी आती है। इसके माने ये है कि वो समझे ही नहीं कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ इस कदर उनकी तकलीफें हैं उन लोगों की, उनकी भूख से बुरी हालत हो रही है, वो अपनी परेशानियां जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो जिनसे वो कह रहे हैं उनके ऊपर रत्ती भर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इस नाटक में मेरे ख्याल में आपने जो दिखाने की कोशिश की है वो ये है कि जो जिंदगी का ये दूसरा पहलू है इसको भी हम लोगों को कुछ समझने की कोशिश करना चाहिए। आप ठीक फरमाई में लिखा जाए तो फर्क कुछ है, फर्क वो हंसी में नहीं, फर्क वो आयरनी में है। वो आयरनी अगर सक्सेसफुल हो या किसी हद तक उसमें मैं सफल हुआ हूँ तो वो आयरनी उस वेदना को या उस फर्क, उन दोनों वर्गों के फर्क को ज़्यादा डीपन करती है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर रियलिस्टिकली सोचें तो कौन भिखारी इस तरह की बात करेगा, नहीं, वो दोनों तरह की बात करते हैं। कभी वो उस अपने उछल के दूसरे रूप में आते हैं और कभी वो बिल्कुल हैं वो सच्चे भूखे। समाज के दोनों वर्गों का आपने आपस का टकराव दिखाया है, और ये मैं जरूर कहूंगी कि ये मामूली ऑडियंस के लिए ये प्ले नहीं है, उनके पल्ले ही नहीं पड़ेगा तो समझेंगे नहीं कि क्या कह रहे हैं।
सेटलमेंट के लिए वेटिंग फॉर गोडो पहले वो जेल में हुआ था। इट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल। का टकराव दिखाया, भूखों का और अमीर का टकराव तो ठीक दिखाया, लेकिन ये एट लास्ट वो जो भूखे हैं वो उनको कन्विंस नहीं कर पाते, और वो कन्विंस अगर नहीं कर पाते तो वो खाने को नहीं देते, तो एट लास्ट वो लूट मार करते हैं। तो वो जो है उसको अगर आप वो कन्विंस करवा देते उनको तो वो ज़्यादा बेटर रहता। दिलचस्प नाटक था, और मैं इस बात की चिंता कम करूँगा कि ऑडियंसेस के रिएक्शंस क्या होंगे, वो उनकी अपनी ज़ाती एक मिल्कियत है, उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मुझे लगता है साहब कि इसका जो पहला हिस्सा है, जो अप टू इंटरवल, वो अगर कॉमिक दर्जे पर नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। लिहाजा हम लोग अगर अब दो आयरनी जो इसके है वो तभी नजर आती है जब उसका जो रूट है वो कॉमेडी है। तो मेरा ख्याल अपना ये है कि नाटक और जो दूसरा हिस्सा है उसमें टकराव बहुत मजा आया, लेकिन मेरा अपना शायद मानना है कि जो कहा जा रहा है वो कहा नहीं है, कुछ है जो इसमें रह गया। अब वो क्या है उसके ऊपर तो थोड़ा सी मुझे नहीं मालूम। मैं इसका दिनोमा, जैसे मेरे बुजुर्ग यहाँ पे कह रहे थे, मुझे उस तरह के दिनोमा से बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। इस तरह का वो कह रहे थे कंक्लूजन निकले या लूटमार गलत है या आप भूखे के मॉरल्स के बारे में क्या कह रहे हैं वगैरह वगैरह, वो उस तरह के दिनोमा नहीं। लेकिन मुझे लगता है ना कितने सारे कोने आपने छेड़े वो रह गए। वैसे आपको बहुत बहुत मुबारक, दिलचस्प बात है। मुझे ऐसा लगा कि ऐसे प्ले में नहीं कहूँगी, आई एम जस्ट रिएक्टिंग टू द टेक्स्ट, यू नो, ऐसे में शायद जो शब्दों के पीछे साइलेंसेस हैं शायद वो इसको ज़्यादा उजागर करेंगी, और इसकी जो टेंशन है इस वक्त सुनने से कहीं ना कहीं थोड़ी डिफ्यूज़ होती है, वो शायद उस टाइट पंक्चुएशन से ज़्यादा सफाई से उजागर होगी। आई थिंक इन सच लाइन्स silences are very important. I think this is what you must be feeling while you were reading it. लेकिन वो जो ऑर्केस्ट्रेशन है वो 3 आवाज़ों में 4 आवाज़ों में वो फिर समझ में आता था। It comes to be now situation. तो शायद you were announcing the play, जो आप पढ़ रहे थे वहाँ पर वो it's closer to the audience. Last week शायद it came very clearly what you wanted to hit that last week. हो सकता है थोड़ी सी गलती हो। And that is, I think, one of the hidden strategies in the play. It does want to divide the audience, and I think it is perfectly legitimate. The play also seems to me to have some kind of a tension between realism of the old kind and the stylized, what I mean Indian terms called Logothormy and Natothermy, and this tension, we will have to find some kind of a theatrical strategy to realize this tension between these two aspects of the play, because linguistically it has a lot of nuances. It has, it has a kind of play of on words, so there is a linguistic game in the play. At the same time, it has a very realistic play in which is ultimately a comment on Indian reality. So it should be essential, I feel, for a director to realize this tension through some kind of a strategy in which this tension is negotiated. रिएक्शंस के, उनकी प्रतिक्रियाओं के बहुत सारे हैं। उस परिवार के अंदर ही 3 अलग-अलग हैं, और परिवार से बाहरी जो 3 और लोग आते हैं उनके 3 वो भी 3 अलग हैं। तो 6 इतने सारे समाज के शायद अलग-अलग स्तर, सेंसिबिलिटी के, संवेदना के अलग-अलग स्तर, और उसी के कारण भाषा के बहुत सारे स्तर इस नाटक में मौजूद हैं, जो ये तो बेहतर जो निर्देशक है वो बता सकते हैं। पर मुझे सुनकर जैसा लगा कि कई रूपों में ये नाटक एक तरह की चुनौती हमारे नाटक के काम के लिए भी है और नाटक लिखने के काम के लिए भी।
उसमें एक ख़ास तरह से रिपीटिशंस हैं, पर वो बहुत, मुझे लगता है कि वो सोचे और समझे हुए ख़ास असर से के लिए किए गए रिपीटिशंस हैं, और वो बहुत खूबसूरत लगे मुझे, बहुत जगह तो बहुत ही प्रभावशाली भी लगे। मैं समझता हूँ कि जब इसको दोबारा पढ़ा जाए या पढ़ा जाएगा और अभिनेताओं और निर्देशकों या कोई एक निर्देशक पढ़ेगा, उसके सामने पढ़ा जाएगा, तो दूसरी बहुत सारी संभावनाएं इसमें से ज़रूर पैदा होंगी। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन जो है हिंदी ड्रामेटिक राइटिंग में, जिसमें जो एक ख़ास तरह की एक रास्ता में, एक तरह के मोनोटनी में फंसा हुआ है, और उसको ब्रेक करके, उसको तोड़ करके एक नया रास्ता भाषा के स्तर पर भी और कह सकते हैं कि पूरी संरचना के स्तर पर भी, और शायद लोगों के आपसी संबंधों के स्तर पर भी, इतने तरह के लोग एक साथ समझ सेंसिटिव वाले लोग, मैं तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ वैसे आपको कि उन्होंने एक सचमुच चैलेंजिंग और ज़रूरी काम हिंदी नाटक के लिए किया है। सार्वजनिक स्तर पर इसकी सक्रियता पिछले दिनों कुछ कम दृश्य थी। इसकी शुरुआत हम श्री कृष्ण बलदेव वैद के एक श्रेष्ठ नाटक के पाठ से कर सके, हमारे लिए बहुत संतोष की बात है। और आप सब यहाँ इस बहाने एकत्र हुए, आपने मनोयोग से इसे सुना, यद्यपि वो इसमें कहीं मूव नहीं होती है, वो इतनी रफ्तार से चलता है और इतनी इसमें प्रसाद गुण है, तो इसलिए तकलीफ तो नहीं हुई, पर फिर भी आपने इसे मनोयोग से सुना और यहाँ प्रतिक्रियाएं दी। इस सब के लिए प्रतिष्ठान की ओर से हम आपके कृतज्ञ हैं। धन्यवाद।